सो हमने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें भी सेट फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब कि जब भी हम मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हमें उसको वो सैंड पेपर से हमें क्लीन क्यों करना पड़ता है। तो देखो मैग्नीशियम, जब मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज में, तो मैग्नीशियम क्या रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, अगर उसको हमने ऐसे ही अपने सामने में इन्वायरमेंट में रख दिया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के साथ वो जब रिएक्ट करेगा तो वो क्या है, एक मैग्नीशियम के ऊपर क्या एक लेयर आ जाते हैं वाइट कलर की। ठीक है, जो क्या होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है एक स्टेबल कंपाउंड। जब आप खुद सोचो कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है तो वो क्यों चाहे कि वो कुछ भी और अपनी एक्टिविटी या फिर रिएक्शन करे, नहीं चाहेगी ना। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। तो जब भी हम बर्न करते हैं, अब देखो स्टेबल कंपाउंड है, मैग्नीशियम था ये हमारा, ठीक है, ये मैग्नीशियम था। इसके ऊपर अगर मान लो कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ गई, ठीक है, अब मैग्नीशियम तो हमारा जो मेटल था वो तो कवर हो गया ना। अब वो तो फर्दर मतलब इसको अगर हम बर्न करेंगे वो तो रिएक्ट मतलब बर्निंग मतलब रिएक्शन तो नहीं हो पाएगी ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ गई ना, तो फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें बर्न करना होता है तो इसको हम क्या सैंड पेपर से क्या करते हैं, साफ करते, ताकि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो मैग्नीशियम पे से हट जाए और फिर जो क्या मैग्नीशियम क्या है बर्न हो सके, मतलब फर्दर क्या वो रिएक्शन शो कर सके। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। It reacts with atmospheric oxygen and forms a white layer of magnesium oxide, which is MgO, which is a very stable compound, and it prevents the metal surface, यहाँ पे metal surface क्या magnesium, to react with air. So it is necessary to remove this layer which is magnesium oxide before burning in air. यहाँ मैंने आपको रिएक्शन दिखा दी कि यहाँ पे क्या मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या वाइट लेयर है, यही हमारे क्या स्टेबल कंपाउंड है, जो क्या है क्या करता है मैग्नीशियम को रोकता है फर्दर रिएक्ट करने के लिए। इसको फिर हमें बैलेंस करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर एंड नेम दिस गैस। तो देखो जो एक्टिविटी 1.7 हमारे एनसीईआरटी बुक में वो क्या है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा जो वाटर है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या होता है ब्रेक डाउन। तो जब वाटर का क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वो हमें क्या देता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पे जो गैस एक टेस्ट ट्यूब में जो हमें मिली है वो क्या है डबल है दूसरी गैस की। तो ऐसा क्यों है, देखो हमारे पास क्या है, जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वो हमें क्या देता है हाइड्रोजन गैस देता है कैथोड पे और ऑक्सीजन देता है एनोड पे। ठीक है, और हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जब इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के वो हमें क्या दे रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के और क्या दे रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। तो यहाँ से हम भी ये बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या है डबल प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन गैस से। तो देखो यहाँ पे क्या है, द गैस विच इज कलेक्टेड इन डबल द अमाउंट इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया था एक्टिविटी 1.7 में जो वाटर है इलेक्ट्रोलाइज होता है और हमें क्या देता है हाइड्रोजन गैस देता है कैथोड पे एंड ऑक्सीजन गैस देता है एनोड पे। ये हमने रिएक्शन लिख दी और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो क्या इलेक्ट्रोलिसिस होने पे हमें क्या है 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी वो क्या होगी डबल होगी ऑक्सीजन गैस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन का जो सेट 3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। देखो ये रिएक्शन मैंने आपको थ्योरी के टाइम पे बताई थी, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो देखो यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि हमारे पास अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो क्या है ब्लू कलर का होता है, उसमें अगर हम आयरन नेल डाल देंगे तो क्या होगा कि जो आयरन है वो क्या है मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब कॉपर से क्या ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है।
तो वो क्या करेगा, यहाँ से जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फ्रॉम आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, give an example of double displacement reaction than the one given in activity 1.0। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बताया था मैंने कि जिसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स होंगे उसमें क्या है, आयंस एक्सचेंज होंगे, और पॉजिटिव आयन भी एक्सचेंज हो सकते हैं और नेगेटिव आयन भी एक्सचेंज हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट का, जब हमारा सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो आयंस है उनका क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा और सोडियम क्लोराइड। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, और जो इसको हम मार्बल भी बोलते हैं। अगर हमें बैलेंस करनी रिएक्शन, तो देखो सोडियम भी यहाँ पे क्या, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका क्या, जो कॉमन नेम है उसको हम क्या है, लाइमस्टोन के नाम से बोलते हैं और मार्बल के नाम से। तो ये क्या है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। सो नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें क्या दे रहा है, सोडियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम है रिएक्टेंट साइड में, लेकिन आप प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो सोडियम के साथ यहाँ क्या ऑक्सीजन। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं हेयर Na इज क्या हुआ है, रिड्यूस्ड, क्योंकि जब भी क्या है, लूज ऑफ क्या, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि देखो सोडियम में क्या है, ऑक्सीजन गेन किया है, तो जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और वो सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड। हेयर Na इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na2O। ठीक है, अब यहाँ पे रिडक्शन का तो कुछ है नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आपको कहीं दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो और सेकंड इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ, और हमें क्या दे रहा है, कॉपर सॉलिड एंड वाटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है ना, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कॉपर ने जो ऑक्सीजन है वो क्या किया है, लूज। और जब भी कोई भी सब्सटेंस क्या है, ऑक्सीजन लूज करता है तो वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। हेयर CuO is reduced to Cu। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन गेन किया। इसका मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। हेयर CuO is reduced to Cu and H2 is oxidized to H2। तो यहाँ पे हमें क्या, इस क्वेश्चन क्या बताना है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सोडियम क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है टू Na2O। सेकंड क्वेश्चन में जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है टू Cu, और जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीडाइज्ड हुई है टू H2O। अब हम जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें ये बताना है, हमें एक रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, हमें ये रिएक्शन क्या दी हुई है कि लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें क्या लेड दे रहा है और CO2 दे रहा है। तो हमें ये बताना है कि इसमें से हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है 4। अब हमें ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन से वाली है। A भी इनकरेक्ट है, A से इनकरेक्ट है, A B C इनकरेक्ट है, फिर चारों इक्वेशन गलत है। तो देखो अब हम कैसे करेंगे इसको, देखो लेड ऑक्साइड कार्बन एंड इट गिव्स
लेड ऑक्साइड है, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट साइड देखोगे तो यहाँ पे क्या सिर्फ लेड है, मतलब कि जो लेड ऑक्साइड है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन उसने क्या किया लूज, इसका मतलब यहाँ पे वो क्या हो रहा है रिड्यूस, ठीक है। अब यहाँ क्या है कार्बन है, प्रोडक्ट साइड आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो जो हमारा कार्बन है उसने क्या है ऑक्सीजन गेन किया, इसका मतलब कार्बन हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स में देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो लेड है इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब देखो अगर मैं इसको वापस देखती हूँ, जैसे कि यहाँ से तो क्या हुआ था रिड्यूस, लेकिन लेड को अगर हम देखेंगे, लेड यहाँ पे क्या हो रहा है रिड्यूस नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पे लेड था, यहाँ पे क्या लेड ऑक्साइड मीन्स यहाँ पे जो लेड है वो क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हमें स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि वो रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये क्या हुई गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकंड क्या है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है ऑक्सीडाइज हो रही है, नहीं क्यों, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, उसने क्या है ऑक्सीजन क्या किया है लूज किया है, तो यहाँ पे क्या होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, ना कि ऑक्सीडाइज्ड। इसका मतलब कि जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या है गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, और यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में क्या दिया है ऑक्सीडाइज्ड। थर्ड स्टेटमेंट है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन हमारा क्या ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है ठीक। फोर्थ क्या है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जो लेड ऑक्साइड है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है, हाँ तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है ठीक। और हमसे पूछा जाता है कि इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट हमारी क्या है ए और बी, तो इसका आंसर क्या होगा ए और बी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, या फिर बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, देन इट गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल मतलब कौन सी यहाँ पे रिएक्शन होगी, हमें क्या कर देता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है। देखो कॉम्बिनेशन में क्या था कि हमारे पास क्या होंगे दो रिएक्टेंट्स मिलके हमें क्या एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, बट यहाँ तो क्या है एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हमारी कॉम्बिनेशन तो होगी नहीं। सेकंड हमारा क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आयंस का एक्सचेंज होगा, बट यहाँ पे क्या है अगर मान लो एल्यूमिनियम अगर एक्सचेंज हुआ बट आयरन तो यहाँ पे कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा। अब हम थर्ड क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा क्या था कि हमारे यहाँ पे एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है, एक सब्सटेंस होगा और वो हमें क्या है एक से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, बट रिएक्टेंट साइड क्या है एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं होगी। फोर्थ हम चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी क्या होगा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या है डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव। अब देखो यहाँ पे क्या है एल्यूमिनियम, अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई थी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम कालू ने कार मांगी अलका जी ने फरारी, ठीक है। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो एल्यूमिनियम है और यहाँ पे क्या आयरन, तो जो एल्यूमिनियम क्या है वो ज्यादा रिएक्टिव आयरन से, तो यहाँ पे क्या है जो एल्यूमिनियम है वो क्या है आयरन को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे क्या Al2O3 बनेगा और 2Fe। तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है द अबव रिएक्शन is an example of displacement reaction
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन because aluminium is more reactive element than iron and it displaces iron from ferric oxide and form aluminium oxide. तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि ये जो हमें रिएक्शन दे रखी है ये कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम. सो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स. ठीक है, जब हमारे पास अगर डाइल्यूट HCl है, ठीक है, अगर वो आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या रिएक्शन होगी. तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, या फिर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, या फिर आयरन सोल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा. तो देखो इसकी रिएक्शन क्या होगी. अगर हमारे पास क्या है HCl है तो ये एक्वस होगा और हमारे पास क्या है आयरन फिलिंग्स. ठीक है, तो हमारे पास क्या है आयरन फिलिंग्स. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास FeCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस. ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा क्या होगा एक्वस होगा. तो देखो हमारे पास रिएक्शन क्या है, HCl है हमारे पास क्या आयरन फिलिंग्स है. जब हमने रिएक्ट कराया तो हमारे पास आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी. अब हम ये देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है. हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, यस, तो ये स्टेटमेंट क्या है ठीक है. बाकी देखो क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ये भी गलत, क्योंकि रिएक्शन तो हो रही है. या फिर आयरन सोल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा, ये भी गलत. तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड. तो हमसे पूछ रहा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और हम जो केमिकल इक्वेशन है उसको क्यों बैलेंस करते हैं. तो देखो अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द वन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स विच मीन्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल. मैंने क्या बताया था, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी उसमें क्या है, जो रिएक्टेंट साइड मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और जो प्रोडक्ट साइड है विच मीन्स राइट हैंड साइड, वहाँ पे क्या जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है इक्वल होनी चाहिए. अब इक्वल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, मतलब ना तो हम मास को इंक्रीज कर सकते ना ही हम डिक्रीज कर सकते हैं. इसलिए क्या है, हम क्या करते हैं, जो मास है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का उसको इक्वल करने के लिए या फिर उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम. तो हमें क्या कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, उसको हमें क्या केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसको हमें बैलेंस करना है. सो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. अब देखो हाइड्रोजन गैस क्या है H2, ठीक है,
है। अब हमारे पास क्या H2 कंबाइन कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, विच मीन्स N2 एंड इट गिव्स अमोनिया NH3। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट थी, उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अभी ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो हमें क्या बोलेगी, बैलेंस चाहिए। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या है, 2 एटम्स है, यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे क्या नाइट्रोजन के 2 है, वहाँ पे क्या 1। देखो 2 से मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो नाइट्रोजन बैलेंस होगा। नाइट्रोजन बैलेंस होने के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे भी हम क्या है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो ये रिएक्शन आई 3H2 प्लस N2 विच गिव्स 2NH3, ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं, ये अनबैलेंस थी और हमने इसको बैलेंस कर दिया। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन द एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड विच मीन्स H2S गैस बर्न इन द एयर, तो बर्निंग के लिए क्या ऑक्सीजन चाहिए होती है हमें, ऑक्सीजन, देन इट गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट दे रखे थे, हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और ये हमारे क्या है अभी अनबैलेंस्ड है। इसको अब हम बैलेंस करेंगे। देखो बैलेंस कैसे करेंगे हम, हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम्स है, ठीक है, सल्फर का 1 है, 1 है। अब ऑक्सीजन के देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाली रिएक्शन जो है क्या है, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, फिर से चेक कर लो आप एक बार, हाइड्रोजन 2 सल्फर 1, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या है, बैलेंस नहीं है। सो सेकंड पार्ट क्या है, उसकी स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन द एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S वो क्या बर्न कर रहा है, एयर मतलब ऑक्सीजन, तो हमें क्या दे रहा है, वो वाटर दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। अब देखो इसको बैलेंस करेंगे हम, अभी ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, ये क्या है अभी अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो वाटर सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 2 है, ठीक है, सल्फर भी बैलेंस है, बट यहाँ पे क्या ऑक्सीजन यहाँ क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3। अब इसको हमें बैलेंस करना होगा, तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2, 2 + 2 4, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारी हाइड्रोजन कितनी हो रही है 4, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो यहाँ पे हमारा सल्फर कितने हो गए 2, बट यहाँ पे कितना है 1, तो हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारे ऑक्सीजन हो कितने हो गए 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 6, और यहाँ पे क्या 4 थे, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या है 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये ऐसे आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज यहाँ करना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर के आइटम्स है, 2 सल्फर के हैं, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 और 2 2 जा 4, 4 + 2 6, तो ये हमारे क्या बैलेंस होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, अब 2H2S + 3O2 देन इट गिव्स 2H2O एंड 2SO2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, अभी हमारी इक्वेशन क्या होगी बैलेंस, तो ये हमारी क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन।
नेक्स्ट क्या है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ तो वो हमें क्या देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। देखो अगर आपको याद हो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये मैंने आपको किस में बताई थी, डबल डिस्प्लेसमेंट में। जब क्या बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है और क्या है बेरियम सल्फेट। यहाँ पे क्या इसके प्रेसिपिटेट मैंने बताया था व्हाइट कलर के, तो यहाँ पे क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे थी, यहाँ पे जो आयंस थे वो क्या हुए थे, एक्सचेंज हुए थे ना, तो यहाँ पे क्या होगा फिर हमारा यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस हम करेंगे कैसे, देखो बेरियम ठीक है 1, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2, वहाँ पे कितना है 3, तो इसको अगर मैं बैलेंस करूँगी तो देखो यहाँ पे अगर मैं या फिर पहले आप ऐसे कर सकते हो कि एल्यूमिनियम से देखो बैलेंस करो, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 एल्यूमिनियम। अब देखो 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन के कितने एटम्स हो गए 6, तो यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यहाँ पे क्या है जो बेरियम है वो कितना हो गया 3, तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो जो SO4 है कंप्लीट, मतलब आप ऐसे भी देख सकते हो कि सल्फर यहाँ पे 3 है, सल्फर यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे भी क्या है 12, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो SO4 है इसको आप पूरा 1 मान लो, SO4 यहाँ पे कितने हैं 3 और यहाँ पे SO4 कितने हैं 3, तो ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस्ड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये क्या थी अनबैलेंस थी, तो जो बैलेंस रिएक्शन है वो हमारी क्या होगी 3BaCl2 Al2 SO4 whole thrice, then it gives AlCl3 3BaSO4, ये हमारी क्या होगी बैलेंस्ड। और जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिखी थी स्टेटमेंट से जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो हमारी क्या थी अनबैलेंस्ड। अब लास्ट पार्ट क्या बोलता है कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखो क्या कह रहा है कि जब हमारे पास क्या पोटेशियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या दे रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये हमारी क्या है अभी अनबैलेंस्ड, ठीक है। पहले आप चेक भी कर लेना कि जो हमें स्टेटमेंट से जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है वो क्या पता ऑलरेडी बैलेंस्ड हो, तो कहीं आप स्टार्टिंग में लिख दो अनबैलेंस, तो पहले आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, पोटेशियम का क्या है 1 एटम, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ कितने हैं 3, तो अब हमें इसको बैलेंस करना होगा और ऑक्सीजन भी क्या है बैलेंस है, बट हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना। देखो आप कैसे यहाँ पे ट्रायल एंड एरर लगा के देखना, अगर आप यहाँ पे क्या है 2 + 1 3 और यहाँ पे क्या है 2, अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या हो गया 2, इसका मतलब आप एक बार यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, अब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो गए 2। अब देखो पोटेशियम यहाँ पे क्या है 2 एटम, लेकिन यहाँ पे क्या 1, तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी वो क्या होगी 2 पोटेशियम 2 H2O देन इट गिव्स 2 KOH प्लस में H2, और ये क्या होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन लिखी, अनबैलेंस लिखी, फिर उसके बाद कैसे हमने उसको बैलेंस किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमें क्या कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं
उसको हमें क्या करना है, बैलेंस। तो सबसे पहले क्या है, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें क्या कुछ इक्वेशंस दे रखी है जो क्या है अनबैलेंस्ड है, तो हमें इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो फर्स्ट क्या है, HNO3 reacts with calcium hydroxide, then it gives calcium nitrate and water। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है 1, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए, 2 और 2 4, यहाँ पे हमारे पास क्या थे 2, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन हमारे पास कितने, 3 2 जा 6 और 2 ये 8, अब हमारे पास क्या है 3 2 जा 6 और 2 8, बैलेंस होगी। अब क्या है, कैल्शियम हमारे पास क्या था 1, यहाँ पे भी क्या है 1, तो ये रिएक्शन हमारी, ये इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस होगी। सेकंड क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम सल्फेट और वाटर देगा। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम, देखो जो आपको दूर से क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे सोडियम क्या है 1 एटम है, यहाँ पे क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारे पास क्या, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 + 4 6, यहाँ पे हमारे पास कितना है सिर्फ 4, और यहाँ पे क्या था हमारे पास एक 1 5, तो हमें 6 करना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 4 + 2 6। अब देखो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 2 + 2 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 2 जा 4, सल्फर हमारे पास 1 था यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या 1, तो ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, बैलेंस। नेक्स्ट क्या है, अगर सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ये हमें सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड देगा। देखो यहाँ पे आप देखना सोडियम, सोडियम यहाँ पे 1 1 एटम है, क्लोरीन क्लोरीन 1 एटम, सिल्वर भी यहाँ पे क्या है 1, और नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन यहाँ 3, तो ये क्या है, जो यहाँ पे जो इक्वेशन है क्या ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास एग्जाम में जब भी अगर कोई इक्वेशन आती है तो वो हमेशा अनबैलेंस्ड ही होगी, आपको कभी कभी क्या है बैलेंस्ड भी मिल सकते हैं, तो पहले आप चेक कर लेना। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि जब बैरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या दे रहा है, बैरियम सल्फेट प्लस HCl। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, क्लोरीन यहाँ पे क्या है 2 एटम्स और यहाँ पे क्या है 1, तो हम क्या है 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम देखो यहाँ पे हमारे क्या है, हाइड्रोजन कितने थे 2, और यहाँ पे भी क्या है 2, तो हमारे हाइड्रोजन क्या होगी, बैलेंस। बैरियम को देखते हैं, बैरियम यहाँ कितना है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, सल्फर 1, ठीक है, ऑक्सीजन 4 4, तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस। तो ऐसे हमने क्या है इन इक्वेशंस को बैलेंस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, उसमें हमें क्या करना है, इक्वेशंस को बैलेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 7, so question number 7 is write the balanced chemical equation for the following reactions। यहाँ पे भी हमें क्या है केमिकल इक्वेशन दी हुई है, हमें उनको क्या है बैलेंस करना है। सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, हमें इक्वेशंस दे रखी है, मतलब वर्ड फॉर्मेट में है, उसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है सिंबल्स का यूज करके। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखो कैल्शियम क्या है 1, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, और यहाँ क्या है 2 4, और यहाँ पे क्या है 3
प्लस 1 4। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे भी क्या है 2। और यहाँ पे अगर कार्बन अगर हम चेक करते हैं तो 1। ये तो हमें दिखने में क्या लग रही है कि बैलेंस है। कैल्शियम ठीक है, ऑक्सीजन 2 2 4 3 प्लस 1 4। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2। तो ये रिएक्शन हमारी क्या है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको हमें बैलेंस करने की नीड नहीं है। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन हमारे पास क्या है, अगर जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो हमें क्या देगा ये जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे आपको अलग से दिख रहा है कि जो NO3 है यहाँ पे क्या होल्ड अगर हम देखें तो NO3 यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो सिल्वर के क्या 2 आइटम्स हो गए, तो यहाँ पे भी क्या है हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जिंक हमारा क्या ऑलरेडी बैलेंस्ड। नेक्स्ट पार्ट इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, then it gives aluminium chloride AlCl3 plus copper। अब इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो देखो आपको यहाँ पे क्या है क्लोरीन 2 एटम्स है, यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे आप बैलेंस करोगे तो बैलेंस कैसे करोगे, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 2 जा 6, इसको भी 6 करने के लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो एल्यूमिनियम हमारे 2 हो गया, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कॉपर 3 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3। अब देखो बैलेंस है, एल्यूमिनियम के 2 एटम्स ठीक है, कॉपर के 3 एटम्स ठीक है, क्लोरीन कितने 6, तो ये हमारे क्या हो गई बैलेंस। नेक्स्ट पार्ट इज हमारे पास है बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट यहाँ पे क्या हो जाएगा K2SO4, it gives barium सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, देखो क्लोरीन हमारे पास यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या जो हमारा पोटेशियम है वो भी क्या होगा बैलेंस, बेरियम ऑलरेडी 1 है और SO4 भी क्या है 1, तो ये हमारी क्या होगी रिएक्शन बैलेंस होगी। आई होप आपको समझ आएगा कि हमने कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो हमें ना कुछ तरह के रिएक्शन दी हुई है, लाइक KBr BaI2
then it gives Ki, Ba, barium ब्रोमाइड, ठीक है। सेकंड है हमारे पास जिंक कार्बोनेट ZnCO3 प्लस, सॉरी जिंक कार्बोनेट हमें क्या दे रहा है, जिंक ऑक्साइड एंड CO2। थर्ड रिएक्शन H2Cl, then it gives HCl। fourth is magnesium plus HCl, then it gives MgCl2 and H2। ओके, सो 8th क्वेश्चन क्या है, हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई है, इनको हमें बैलेंस करना है और हमें बताना है कि ये जो रिएक्शंस है, ठीक है, ये कौन से टाइप की रिएक्शन, लाइक डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, कौन सी। तो फर्स्ट हम बैलेंस करते हैं। पहले देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, KBr रिएक्ट्स विद बेरियम आयोडाइड, देन इट गिव्स पोटेशियम आयोडाइड एंड क्या बनेगा, बेरियम ब्रोमाइड। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, आपको अलग सा क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पोटेशियम कितने एटम्स हो गए 2, तो यहाँ पे भी क्या है 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो बेरियम हमारे पास क्या है 1, और यहाँ पे जो आयोडीन हमारे पास क्या है 2 एटम्स थे, यहाँ पे क्या है 2, तो हमारे होगी बैलेंस। अब हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, जो रिएक्शन है ये कौन से टाइप की है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो आयंस है वो क्या हुए, एक्सचेंज हुए हैं ना, हमारे क्या है जो आयंस है ये क्या है हमारे एक्सचेंज हुए हैं। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं, तो कौन सी रिएक्शन हमारे पास ऐसी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो इक्वेशन है वो किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, क्या है हमें क्या दे रहा है, जिंक ऑक्साइड और CO2। पहले इसको हम बैलेंस करते हैं, जिंक 1, ओके, कार्बन यहाँ पे क्या है 1 एंड ऑक्सीजन यहाँ क्या है 3 और यहाँ पे 2 + 1, तो ये क्या ऑलरेडी बैलेंस्ड। अभी एग्जांपल किसका है, देखो अलग से पता चल रहा है कि किसका एग्जांपल है, डीकम्पोजिशन का। कैसे, डीकम्पोजिशन में क्या था हमारे पास, एक रिएक्टेंट होगा वो हमें क्या है एक से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। देखिए इसका एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट है हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया क्लोरीन के साथ, तो हमें क्या दे रहा है HCl। इसको अगर बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 2 एटम्स, यहाँ पे क्या है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो क्लोरीन यहाँ पे क्या है 2 हो गया ना, यहाँ पे क्या 1, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन का कैसे, यहाँ पे क्या है 2 रिएक्टेंट्स मिलके आपको क्या है एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, तो ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम प्लस HCl, देन इट गिव्स MgCl2 एंड H2O। अब ये किसका एग्जांपल है, मैग्नीशियम प्लस HCl, साथ में क्या है क्या दे रहे हैं MgCl2 प्लस में H2। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का कैसे, जो मैग्नीशियम है वो क्या है हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या है रिएक्टिव, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में भी पढ़ा था ना। तो यहाँ पे क्या जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में H2। तो ये किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट का। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट। सो 9th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन।
रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। ठीक है, तो हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन बतानी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन और उसके एग्जांपल। सो मैंने आपको बताया था कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडो का मतलब क्या होता है इन, थर्मिक का मतलब क्या होता है हीट। तो वो रिएक्शंस जिनके अंदर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जहाँ पे हमें क्या होती है, हीट देनी पड़ती है। मान लो कोई हमें मतलब कोई भी हमें रिएक्शन करानी है, ठीक है, अगर हमें रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ रही है ना, तो किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, CO2 होती है और साथ में क्या होता है, वाटर। सनलाइट की प्रेजेंस में और क्या होता है, क्लोरोफिल। तो हमें क्या देता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो यहाँ पे हमें क्या है, सनलाइट जो है वो क्या है, यहाँ पे एक तरीके से क्या एनर्जी है ना, सनलाइट भी होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सनलाइट है वो क्या है, एज अ किस चीज का क्या है, हमें एनर्जी यहाँ देनी पड़ रही है। तो इसलिए किसका एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेसिस का। और क्या हो सकता है, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर हमें आइस को मेल्ट करना है, अब आप सोचोगे कि आइस को तो हम रख देते हैं वो हो जाती है मेल्ट, बट एटमोसफेयर मतलब जो भी एटमोसफेयर होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होता ही है ना कुछ हीट तो होती है। तो यहाँ पे भी क्या है, वो हीट के थ्रू ही क्या होती है, मेल्ट होती है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। ऐसे इवेपोरेशन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इवेपोरेशन। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या होता है, आउट, एंड थर्मिक मीन्स हीट। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल जैसे कि जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एनर्जी क्या होती है, मतलब हीट क्या होती है, रिलीज होती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लेव्ड लाइन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में समझाया था कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है। देखो, अगर हमें जिंदा रहना है तो क्या खाना खाएंगे, ठीक है, हमें एनर्जी चाहिए होगी ना। अब हमें क्या जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फूड से। अब हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। जो हमने खाना खाया वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। फिर जो ग्लूकोज है वो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, उसके साथ क्या है, कंबाइन करती है, और वो हमें क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। खाना खाने के बाद तो हमें एनर्जी आती है, तभी हम कोई काम कर पाते हैं। तो वो क्या है, ऐसे क्या है, इस तरीके से हमारी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक है। क्यों, क्योंकि हमें क्या है, एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, साथ में क्या है, ऑक्सीजन जो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। देन हमें क्या देता है, CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। सो 10th क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है कैसे एक्सोथर्मिक है। हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना हम क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सकें, ठीक है, खाने से हमें क्या है, एनर्जी मिलेगी। अब हमने जो खाना खाया है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, डाइजेशन, जो हमने खाना खाया है वो क्या, फूड हमारा डाइजेस्ट होगा। जब डाइजेशन प्रोसेस होती है तो जो हमारा फूड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, टूट जाता है ना। तो सिंपलर फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी हमारी बॉडी सेल्स के अंदर। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो उस ऑक्सीजन के साथ क्या है, कंबाइन करता है और हमें क्या देता है, वाटर, CO2 एंड एनर्जी। और जो वो एनर्जी निकलती है ना वो किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में। और वही जो हीट होती है, मीन्स जो वो एनर्जी होती है वही क्या करते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब देखो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस तरीके
प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि हमें लिखना कैसे है। द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, these food molecules through the process of digestion is broken down into simpler substances like glucose। जो हमने खाना खाया वो क्या है, ग्लूकोज में मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज देन कंबाइन विद ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी सेल्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अलोंग विद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी है हीट की फॉर्म में होती है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करती है। सो respiration is considered to be an example of exothermic reaction। अब रिएक्शन कैसे होती है, ये ग्लूकोज है जो हमने खाना खाया था वो ब्रोक डाउन हुआ था सिंपलर फॉर्म में, तो ये ग्लूकोज फिर जो हमारी बॉडी सेल मतलब बॉडी के अंदर क्या था, ऑक्सीजन प्रेजेंट, उसके साथ कंबाइन हुआ हमें क्या देता है, CO2, वाटर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी। तो इस तरीके से जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो जब मैंने आपको थ्योरी पोर्शन कंप्लीट मतलब करा ली थी तब मैं आपको क्या बताया था कि कॉम्बिनेशन, और जब मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्बिनेशन और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो क्या है, आपस में क्या है, अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, हमारे पास दो सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, दो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है यहाँ पे X प्लस वाई होगा और हमें क्या सिंगल प्रोडक्ट देगा P। ये क्या थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में क्या था कि हमारे पास सिंगल सब्सटेंस होगा लाइक X, ठीक है, और वो क्या है ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, सिंपलर फॉर्म में। तो देखो ये क्या इसका अपोजिट ही तो है ना, ये क्या है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये क्या डिकम्पोजिशन, तो ये क्या इसका अपोजिट है। अब हमें एग्जांपल भी देना है डिकम्पोजिशन का। सो अब हम देखते हैं कि हम इसको आंसर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। सो 11th क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है उसको हम अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया भी था कि डिकम्पोजिशन में क्या होता था कि हमारा क्या होता था, एक सब्सटेंस होता था और वो क्या सिंपलर फॉर्म में क्या होता था, चेंज होता था, ठीक है, फिर ब्रोक डाउन होता था। लेकिन जो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो सब्सटेंसेस होंगे हमारे पास, मतलब दो रिएक्टेंट होंगे, वो कंबाइन होकर हमें क्या एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझा दिया था कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होंगे और वो हमें क्या एक सिंगल प्रोडक्ट देगा। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं X, वो क्या होता है फिर फर्दर टूटता है जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर प्रोडक्ट्स में लाइक A प्लस P। तो देखो ये अपोजिट ही है ना एक दूसरे का, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उनको हम अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होते हैं, टू और मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या है रिएक्ट करते हैं और हमें क्या एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो लार्जर मॉलिक्यूल है उसके क्या होता है स्प्लिटिंग, मतलब कि ब्रेक डाउन होता है किसमें, स्मॉलर प्रोडक्ट्स में या फिर सिंपलर प्रोडक्ट्स में। तो ये हमें क्या बताता है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है, अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। बट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है मोस्टली, मतलब हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि देखो डिकम्पोजिशन में क्या आता है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम ये तो है नहीं कि बिना एनर्जी दिए हम उसको ब्रेक करते हैं, मतलब उसके बोन्स को तोड़ देंगे। तो क्या है, हमें हीट क्या लेते हैं हम, क्या सराउंडिंग से हम हीट का यूज़ करते हैं
इसलिए ताकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है उसके बॉन्ड्स को हम ब्रेक कर सके। इसलिए क्या जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है मोस्टली क्या होती है एंडोथर्मिक। अब एग्जांपल क्या है, जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, ये डिकम्पोज होता है हमें क्या देता है, जिंक ऑक्साइड और CO2। और ये वाली रिएक्शन तो हमने पढ़ी थी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या होता है ना, हीट करते हैं इसको जब हम, तो ये क्या हमें क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Next is question number 12. Write one equation each for decomposition reactions in which energy is supplied in the form of heat, light और electricity. तो देखो ये बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप होते हैं, जैसे कि अगर हम हीट दे रहे हैं, मतलब हीट का यूज़ कर रहे हैं, या लाइट का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल देना है जिसके अंदर क्या है, हमें जो एनर्जी है वो हम सप्लाई करें किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में। तो हमें उसकी इक्वेशन लिखनी है सभी की। तो सबसे पहले जब भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होती है, फिर हमें हीट देनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि थर्मल का ही मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस क्यों बोलते हैं, देखो मैंने क्या बताया था, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ही होता है। अब थर्मो का मतलब क्या है यहाँ पे, थर्मल मतलब हीट, मतलब हीट की हेल्प से क्या होता है यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, इसलिए क्या हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मोलाइसिस भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी हमने क्या देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन का। सेकंड, जब हम किसका यूज कर रहे हैं, लाइट का, जब हम किसका यूज कर रहे हैं, लाइट का। अब लाइट का जब हम यूज करते हैं, मतलब एज अ लाइक एनर्जी, तो उसको हम बोलते हैं फोटो, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम अदर नेम से हम फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट में क्या था, हमने हीट यूज की थी, सेकंड में क्या है, हम क्या यूज कर रहे हैं, लाइट। अब देखो फोटो का मतलब ही क्या होता है, जो फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट, और डिकम्पोजिशन मीन्स क्या हो रहा है, हमारा जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हुआ। तो यहाँ पे क्या है, लाइट की हेल्प से हम क्या है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसी को हम फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि हमारे पास क्या है, NaCl, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक, हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे क्या है, जब हम लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जब हम कराते हैं तो ये हमें क्या देता है, वाटर, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये हमें देता क्या है, वाटर। यहाँ पे क्या है, लाइट की प्रेजेंस में। अब देखो इसको बैलेंस करो, जैसे ऊपर वाली तो बैलेंस है, ये वाली बैलेंस है नहीं है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम, H2 यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे भी क्या है 2, ऑक्सीजन यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 1, तो यहाँ पे 2
यहाँ पे क्या होगा, 2 से अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, अब 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो गए 4, अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन हमारे क्या हो गए 4 और वहाँ क्या है 2। अगर इसको मैं वैसे ही करूँगी तो 4, अब 4 यहाँ पे 8 होगा, एक मिनट रुको, हमने क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमने एग्जांपल देख लिया। अब हम फोटो डिकम्पोजिशन का देखेंगे। तो फोटो डिकम्पोजिशन का यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ क्या है सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, इसको जब हम लाइट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सिल्वर प्लस में यहाँ पे क्या हमारी क्लोरीन गैस निकलती है। अब देखो इसको हम बैलेंस करेंगे, Ag11 क्लोरीन यहाँ पे क्या है 1 है, वहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। अब ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्मल हो गया, लाइट हो गया, अब हमारा क्या है इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। तो अब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर हम करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे कोई हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है ब्रेक डाउन होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इसका तो बहुत कॉमन एग्जांपल है वाटर। ठीक है, वाटर का क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो हमें क्या देता है ये H2 प्लस में O2। अब इसको अगर हम बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 2 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है यहाँ 1, यहाँ क्या है 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 4 हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे तीनों एग्जांपल्स हो गए थर्मल डिकम्पोजिशन का, जब हमने हीट यहाँ पे एज एनर्जी हमने यूज की है, यहाँ पे जब हमने लाइट यूज की है, और यहाँ पे हमने क्या इलेक्ट्रिसिटी यूज किया। तीनों एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, what is the difference between displacement and double displacement reactions and write relevant equations for the above। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसमें क्या डिफरेंस है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना उनके बीच में क्या होते हैं आयंस का क्या होता है एक्सचेंज होता है। नेगेटिव आयन भी एक्सचेंज हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। तो ये क्या इसका डिफरेंस है। अब हम इसको लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो
reactant displaces less reactive element. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन there is an exchange of ions between the reactants. अब और हमें क्या बताना था, हमें इक्वेशंस भी लिखनी है। अब इसके एग्जाम्पल या फिर इक्वेशन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की, आयरन सॉलिड कॉपर सल्फेट एक्वस। अब आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है ना कॉपर से, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा आयरन सल्फेट और कॉपर सॉलिड। यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है वो यहाँ पे क्या आएगी, अगर हम यहाँ पे बेरियम सल्फेट लेते हैं और यहाँ पे अगर मैं बेरियम क्लोराइड लेती हूँ और यहाँ पे मैं क्या लेती हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट, देन इट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या आयंस एक्सचेंज हो रहा है। अब बैलेंसिंग करनी होगी हमें, यहाँ पे तो क्या है सब बैलेंस ही है, यहाँ पे तो आयरन 1 कॉपर 1 है, सॉरी तो ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे देखो बेरियम है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे क्या है 2 है, वहाँ क्या है 3 है, एल्यूमिनियम यहाँ क्या है 2, वहाँ क्या है 1, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सल्फर हमारा क्या है 3, तो यहाँ पे हम इसको 3 करेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने 4 is 12, 4 is 12। क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे 3। अब देखो बैलेंस है इक्वेशन। तो ये हमारा एग्जांपल है, ये केमिकल इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए और ये केमिकल इक्वेशन हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। डिस्प्लेसमेंट में क्या है हमारा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, लाइक यहाँ पे क्या है आयरन, वो डिस्प्लेस करेगा जो लेस रिएक्टिव होगा कॉपर को, और यहाँ पे आयरन सल्फेट और कॉपर बनेगा। यहाँ पे हमारे क्या जो बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट है, यहाँ पे क्या हमारे आयंस एक्सचेंज हो गए, जैसे कि देखो यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे हमारे क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। और जो बेरियम सल्फेट है ये क्या है हमें पीपीटी देता है, वाइट पीपीटी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अब देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, सिर्फ एक ही बार डिस्प्लेस हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है डबल, मतलब 2 बार। यहाँ पे देखो 2 बार कैसे हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रही है और यहाँ पे हमारे क्या है ये वाले आयंस भी क्या हो रहे हैं एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is, question number 14 is, in the refining of silver
द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। तो ये बोल रहा है कि जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, फिर हम जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम रिकवरी कहाँ से करते हैं सिल्वर की, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, और उसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बाय कॉपर मेटल। तो हमें इसकी रिएक्शन लिखनी है। तो देखो कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, ठीक है, हमारे पास क्या है AgNO3 है, सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक्वस होगा, मतलब वाटर में डिसॉल्व होगा, साथ में हमारा क्या है कॉपर। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्यों है, कॉपर और यहाँ पे क्या है सिल्वर। रिएक्टिविटी सीरीज अगर मैं लिखूँ आपके आगे, कालू ने कार मांगी, अलका जी ने फरारी सोना पाया, हाँ हम कॉल करके हॉस्पिटल आएंगे और तुझे पीटेंगे। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर कहाँ पे है, यहाँ पे लाई कर रहा है, और कॉपर हमारा कहाँ पे है, यहाँ लाई कर रहा है। तो सिल्वर और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपर है वो क्या है, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ पे हमारी क्या है सिल्वर, हमारा क्या है निकल जाता है, ठीक है। तो देखो ये इस रिएक्शन के थ्रू ही क्या करते हैं हम, जो सिल्वर है उसको क्या है हम प्योर फॉर्म में क्या है ऑब्टेन करते हैं। तो ये हमें रिएक्शन इसकी लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। ओके एक मिनट हमने बैलेंसिंग नहीं की प्रीवियस क्वेश्चन में, सिर्फ मैंने इक्वेशन लिख दी थी, बैलेंसिंग भी करनी है। तो क्या थी, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस था, सिल्वर सॉरी यहाँ पे क्या था कॉपर सॉलिड, क्या बनाता है यहाँ पे हमारा कॉपर नाइट्रेट एक्वस एंड Ag सॉलिड। तो बैलेंसिंग अगर हम करते हैं यहाँ पे देखो एक्वस की यहाँ क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे Ag कितने हो गए 2, तो यहाँ पे क्या है 2। अब ये हमारी क्या है बैलेंस है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 is what do you mean by precipitation reaction? Explain by giving examples। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो प्रेसिपिटेट है, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो क्या है बेसिकली जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अब प्रेसिपिटेट है क्या, प्रेसिपिटेट बेसिकली होते क्या है, ये क्या होते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं। और जब मैं आपको थ्योरी पोर्शन करा रही थी तो क्या है ऐसा क्या है इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म भी हुआ था। कहाँ हुआ था अगर आपको याद हो, जब हमने क्या लिया था बेरियम क्लोराइड लिया था और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पे हमारा क्या बना था बेरियम सल्फेट, जो मैंने आपको बताया था कि क्या व्हाइट पीपीटी यहाँ फॉर्म होंगे और यहाँ पे क्या निकला था AlCl3 भी प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो ये जो व्हाइट पीपीटी ये बेसिकली क्या है इनसॉल्युबल सॉलिड है।
तो जो प्रेसिपिटेशन है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, वो रिएक्शंस जिनके अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होते हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये कब, जब हमारे क्या होते हैं, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट्स है यहाँ पे, ठीक है। ये जब क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, एक क्या बनाता है हमारे यहाँ पे, इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसको हम आंसर फॉर्मेट में लिखते हैं। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, when those reactions in which those reactions when two soluble salts are combined, then a double displacement reaction will occur in which one of such compound form insoluble solid which we called as precipitate. अब एग्जाम्पल भी है शायद, हाँ अब हमें क्या एग्जाम्पल देना है इसका। सो एग्जाम्पल हम क्या देंगे, व्हेन बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate, then it gives white PPT of barium sulfate and aluminium chloride. ये क्या है यहाँ पे, white precipitate, ठीक है। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर मतलब जब क्या होता है, टू सोल्यूबल सॉल्ट्स कम हमारे क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हमारे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, आयंस हमारे क्या होते हैं, एक्सचेंज। देन उनमें से क्या होता है, जो एक कंपाउंड होता है वो क्या है, इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ये हमारी रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, देन इट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और जो बेरियम सल्फेट है वो क्या है, वाइट पीपीटी होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, next question is question
क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द गेन ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो हमें क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमें क्या बताएं डेफिनेशन और हमें एग्जांपल देना है। सो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन। व्हेन अ सब्सटेंस, हमें किस फॉर्म में बताना है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में बताना है। सो व्हेन अ सब्सटेंस gains oxygen during a chemical reaction, it means that substance is oxidized। अब इसके एग्जाम्पल, हम क्या ले सकते हैं, कॉपर सॉलिड then react with oxygen then it is cupric oxide। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर ने क्या है, ऑक्सीजन क्या है, गेन किया है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकेंड इज रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन क्या बोलते हैं, या तो उसने हाइड्रोजन गेन किया हो या फिर उसने ऑक्सीजन क्या हो, लूज किया हो। So when a substance loses oxygen during a chemical reaction, it means that substance is reduced। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, अगर हमारे पास क्या है क्यूप्रिक ऑक्साइड और अगर हमने हाइड्रोजन गैस, ये सॉलिड है ये गैस है, ठीक है, अगर हमने हाइड्रोजन गैस पास की है तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा, कॉपर है सॉलिड एंड वाटर। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या है, रिमूव हो रही है ना, तो ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, अब है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, a shiny brown colored element X on heating in the air becomes black in color, name the element X and the black colored compound form। तो देखो ये बोल रहे हैं कि एक X है कोई भी एलिमेंट जो क्या होता है, शाइनी ब्राउन कलर का होता है। अगर हम उस X एलिमेंट को, देखो ये बोल रहे हैं कि एक कोई X है, ठीक है, ये क्या है, ब्राउन कलर का है, शाइनी, इसको जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या है, एक
ब्लैक कलर का यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, ब्लैक कलर का होगा। अगर आपको हल्का सा भी याद हो, थ्योरी करते वक्त मैंने क्या बताया था, आपको एक रिएक्शन बताई थी कि हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्या है, कॉपर है, ठीक है, जो तांबा होता है वो क्या होता है, शाइनी ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ मतलब हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन में वो करेंगे बर्न या फिर हीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या ब्लैक कलर का कंपाउंड, वो क्या बताया था अगर आपको याद हो, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो हमसे ये पूछा था कि एक्स सब्सटेंस क्या होगा, तो जो हमारा यहाँ पे जो ये है, जो शाइनी ब्राउन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक्स सब्सटेंस है, ये हमारा क्या है, शाइनी ब्राउन। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमें बताना है कि हमारा एक्स कौन सा एलिमेंट होगा और जो ब्लैक कलर कंपाउंड है वो क्या होगा। तो एक्स यहाँ पे हमारा होगा कॉपर, और जो ब्लैक कलर जो कंपाउंड है वो हमारा यहाँ क्या होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो हमें रिएक्शन लिख के दिखाने होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स, यहाँ क्या है 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एक्स एलिमेंट यहाँ हमारा क्या है, कॉपर है। जब उसको हमने हीट किया तो हमें क्या ब्लैक कलर का कंपाउंड दे रहा है, तो ब्लैक कलर का कंपाउंड है वो क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। So next question is question number 18. Next is question number 18. Next is why do we apply paint on iron articles? देखो जो भी लोहे की चीजें होती है उस पर हम पेंट क्यों करते हैं, ताकि क्या है, जो हमारा आयरन जो भी आर्टिकल है वो क्या है, फर्दर अटैक ना हो, किससे, मॉइस्चर से, ठीक है, एसिड से या फिर हीट से, ठीक है। सो वी अप्लाई। सो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बोल रहा है कि वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, मतलब जो भी लोहे से बने जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर हम पेंट क्यों करते हैं। देखो आपको भी पता है, जब भी अगर हम आयरन को यहाँ पे क्या करते हैं, मॉइस्चर में रख देते हैं या फिर, ठीक है, अगर वो एसिड या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि जो आयरन के ऊपर क्या है, एक लेयर आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन को पेंट करते हैं। जब हम आयरन को पेंट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो मेटल सरफेस है वो क्या है, हाइट हो जाएगा पेंट से, और वो क्या है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्ट नहीं कर पाएगा और क्या रस्टिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ कि वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। हम क्या है, जो आयरन आर्टिकल्स को पेंट करते हैं ताकि हम क्या रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकें। When left unpainted, अगर हम पेंट नहीं करेंगे, then जो मेटल सरफेस है वो क्या है, कॉन्टैक्ट में आएगा विद मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और वो क्या है, फॉर्म करेगा फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। बट इफ पेंटेड, अगर हम पेंट कर देते हैं तो जो मेटल सरफेस है वो क्या है, कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा विद मॉइस्चर एंड एयर, दस प्रिवेंट रस्टिंग, और वो क्या है, रस्टिंग से प्रिवेंट करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? देखो जितने भी हम, जैसे कि जो भी फूड आइटम्स जिनके अंदर ऑयल होता है फिर फैट होता है, ठीक है, उसको हम क्या है, नाइट्रोजन गैस से क्या है, फ्लश्ड करते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपने चिप्स खाए होंगे तो जो चिप्स का पैकेट आता है वो क्या होता है, हमें लगता है कि अरे इसके अंदर तो हवा है, बट उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या है, इनर्ट गैस है। इनर्ट का मतलब है कि वो रिएक्ट नहीं करती किसके साथ, जो भी ये ऑयल फैट्स है और या फिर जो हमारे क्या मॉइस्चर वगैरह है, ठीक है।
अगर वो रिएक्ट नहीं करेगी तो क्या है, वो जो हमारा फूड है उसको क्या खराब होने से बचाएगी और क्या है हमारा क्या है रेंसिडिटी नहीं होगी। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो क्या रिएक्ट करता है इन सब के साथ, ऑयल फैट्स मॉइस्चर इन सब के साथ, और उससे क्या होता है वो हमारे फूड को खराब कर देता है, जिससे क्या उसकी स्मेल और टेस्ट में क्या आ जाता है चेंज आ जाता है। सो रेंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन गैस है उनको क्या हम चिप्स के अंदर भरते हैं, जिससे कि क्या जो हमारा फूड है वो क्या है रेंसिड नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। ठीक है, हम क्या जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं उनको हम नाइट्रोजन से क्या करते हैं फ्लश करते हैं। इसका मतलब कि हम उनके अंदर क्या नाइट्रोजन फिल करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो क्या है इनर्ट गैस है। इनर्ट का मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करती, विच डज नॉट रिएक्ट इजीली विद फूड आइटम्स। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करती है फूड सब्सटेंसेस के साथ और वो क्या उनको रेंसिड बना देती है। इसलिए जो बैग्स हम यूज करते हैं पैकिंग फूड आइटम्स में, फूड आइटम्स को पैक करने में जो बैग्स यूज करते हैं उसको क्या है हम नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश करते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन है जो भी जो पैक है उसके अंदर उसको हम रिमूव कर सके और जो रेंसिडिटी है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स उसको हम अवॉइड कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे क्या पूछा है कि हमें एक्सप्लेन करें फॉलोइंग टर्म्स कोरोजन एंड रेंसिडिटी, और उसका हमें क्या है एक एक एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले कोरोजन क्या है, कोरोजन क्या है एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा जो मटेरियल होता है और स्पेशली जो मेटल्स होते हैं वो अटैक होते हैं किससे, मॉइस्चर से, एयर से एंड केमिकल से। ठीक है, जिसके बाद क्या हो जाता है जो भी मेटल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती है एक लेयरिंग आ जाती है। एग्जाम्पल अगर हम आयरन ले रहे हैं मॉइस्चर की प्रेजेंस में तो क्या वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ एंड वो हमें क्या बनाता है, क्या फॉर्म करता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब यहाँ पे वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच मटेरियल्स यूजुअली मेटल्स आर अटैक्ड बाय द सब्सटेंसेस अराउंड इट, जो इसके आसपास होते हैं जैसे कि एयर हो गया, मॉइस्चर एंड एसिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल है आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे गैस की इक्वेशन, आयरन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड एक्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे क्या वाटर की है, तो रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe2O3 जो क्या फेरिक ऑक्साइड और साथ में क्या वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे बैलेंसिंग हमने कैसे की देखो हमारे पास यहाँ पे क्या थे 3 क्या थे ऑक्सीजन थे ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या थे 2, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6। अब जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो आयरन के जो एटम्स हो कितने हुए 2 2 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एटम्स। तो यहाँ पे हमारे रेंसिडिटी क्या होती है, जब हमारे ऑयल एंड फैट कंटेनिंग जो फूड होता है ठीक है वो क्या होता है अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है वो क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसकी क्या होती है जो टेस्ट है और जो क्या स्मेल है वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। इस पोजीशन को हम क्या, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं रेंसिडिटी। जो रेंसिडिटी है वो क्या करती है हमारा जो फूड मटेरियल उसको क्या खराब कर देती है। ठीक है, और जो खराब कर देती है अगर हम क्या है उस जो भी हमारा फूड है उसको अगर हम लंबे टाइम के लिए बाहर रखते हैं तो जो रेंसिडिटी है वो क्या करती है हमारे फूड आइटम को स्पॉइल और क्या है वो एंड मेक्स देम अनफिट फॉर ईटिंग, और क्या उसको फिर हम खा नहीं सकते। ठीक है, तो रेंसिडिटी को अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं अपने फूड आइटम्स में। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होंगे जो ऑक्सीडेशन को क्या है होने से क्या है प्रिवेंट करेंगे।
सेकंड क्या है, अगर हमारे जो फूड आइटम्स है उसको हम क्या है नाइट्रोजन गैस अगर हम क्या है फिल कर दें, अगर हम पैकिंग वगैरह कर रहे हैं तो जब हम पैकिंग करते होंगे तो क्या है हमें उसके अंदर क्या है नाइट्रोजन गैस अगर हम फ्लश कर देंगे तो हमें क्या हम अपने फूड आइटम्स को क्या रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। सो रेंसिडिटी क्या है द कंडीशन इन विच फैट एंड ऑयल्स इन फूड्स आर ऑक्सीडाइज्ड विच causes unpleasant smell and taste. It spoils the food materials prepared in fat and oils which have been kept for a long time and makes them unfit for eating. अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं by following methods by adding antioxidants to food containing fats and oils. Second is by flushing fat and oil containing food with nitrogen gas before sealing. I hope आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस समझ आए होंगे। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हमने थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट किया है और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी और एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी। आई होप आपको सब क्लियर होगा। थैंक यू।